नाटो देशों के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी। रूसी सेना ने की है विध्वंसक वॉर ड्रिल में शामिल हुई तीनों सेनाएं। तो नाटो के खिलाफ रूस लगातार तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आशंका रूस को बनी हुई है कि असल में यह युद्ध यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो देशों के खिलाफ चल रहा है। क्या पुतिन सुपर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? अब हर तरफ यही सवाल है। रूस के क्या क्या वो वेपन्स हैं, ब्रह्मास्त्र कौन कौन से हैं, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, अवंगार्ड जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ये रूस का एक ब्रह्मास्त्र है। और इसके अलावा आप देखिए कि 9M730 बुरेवेस्तनिक जो कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, यह भी एक बड़ी शक्ति है। रूस के पास 3M22 सिरकॉन जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सारे रूस के वो मिसाइल घातक मिसाइल हैं जिसका प्रयोग आने वाले समय में दिख सकता है। KH-47M2 किंजल मिसाइलें, ये अपने आप में घातक एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और इसके अलावा पोराइसन जो कि न्यूक्लियर क्षमता वाला मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन है, जिसका जिक्र अक्सर हमारे कार्यक्रम में भी होता रहा है। देखिए, RS-28 सरमत मिसाइल, ये जबरदस्त मिसाइल है, ये शक्ति है रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी की मिसाइल जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। तो ये ब्रह्मास्त्र हैं रूस के, और रूस की ये ताकत बताने के लिए काफी है कि अगर लड़ाई होती है और ये सारे ब्रह्मास्त्र वो मैदान में लेके आ जाता है तो फिर क्या स्थिति बन सकती है। तिवारी सर, एक सवाल, जो हम तो ताकत का प्रदर्शन देख ही रहे हैं नेटो का और रूस का, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या पीस के नाम पर ट्रंप ने इस पूरी जंग को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया? रवि, इस बात से पूरा सहमत हूं। जिस तरीके से यूक्रेन ने जाके वहाँ एयरफील्ड स्ट्राइक किया और उनके एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए, वो एक बहुत हाई लेवल पर था। इसका रिपरकेशन यूक्रेन को तो सहना पड़ेगा। जैसे आप जितने एमुनेशंस के आप दिखा रहे थे सुपर वेपन्स का, ये ऑप्शन है। अभी तक रशिया ने खाली कन्वेंशनल वेपन्स यूज़ किए हैं, अभी तक कोई सुपर वेपन यूज़ नहीं किया, कोई लॉन्ग हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं यूज़ की। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मेन कैपेबिलिटीज ये है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं सकता। ये स्ट्राइक तो होगी, समय की बात होगी, इतना विध्वंसक होगी कि सबको समझ में आ जाएगा कि क्या तरीके से रूस रिप्लाई करेगा। इसका रिटेलिएशन को काउंटर करने के लिए, जैसे आप बता रहे थे कि रूस ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और उसको हाई मोड पर लगा रखा है, ताकि यूरोप जिस तरीके से रिएक्ट करेगा तो हो सकता है कि करना पड़े। लेकिन अगर समझ में होगा नाटो में और अमेरिका में, जिस तरह यूक्रेन में जो विध्वंसक होगा उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे तो अभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मैं पूरा श्योर हूँ कि रशिया को और ज़्यादा तंग नहीं करेंगी, रशिया को न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करना पड़े। और रशिया ऐसा कंट्री है जो लास्ट ऑप्शन यूज करेगा। जैसे मनीष जी बता रहे थे, 1945 में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया था, उस समय जापान ने सरेंडर कर चुका था और साइन कर चुका था। फिर भी अपने वेपन्स की पोटेंशियल चेक करने के लिए सिर्फ 2 एटम बम गिराए थे ताकि वो बाहर भेज सके। ये अमेरिका की स्थिति है और उसका कंट्रीब्यूशन है विश्व में शांति की तरफ। जहां तक रूस का सवाल है, ये लास्ट ऑप्शन होगा। जब तक वहां से रिएक्शन नहीं होगा तब तक नहीं अप्लाई करेगा। अभी रूस अभी हार नहीं रहा है। रूस के पास अभी हाइपरसोनिक और जो कन्वेंशनल जो सुपर वेपन्स है बहुत ज़्यादा है, और जिससे यूक्रेन को आसानी से ख़त्म कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं यूज किया है। अब देखने की बात है किस तरीके से, कब तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी और टैक्टिकल प्लानिंग तो रशियन आर्म फोर्सेस में डेफिनेटली चल रही होगी। इतना शांति से और आराम से वो ले नहीं सकते मैसेज कि हमने आपके अंदर घुस के डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यही अब थोड़ी रशिया की भी परेशानी है। 14 करोड़ पॉपुलेशन है और एरिया इतना वास्ट है कि कंट्रोल करना और कहीं से घुसना किसी और के लिए आसान है। तो इस सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बाकी जो मॉडर्न वॉरफेयर, उनकी तैयारी इसी चल रही है। एक उनका सबसे अच्छा वेपन जो है उनका अंडर सी के नीचे जो उनका यूएवी जाता है, या उसके अंदर एक रोबोट्स है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कुछ ना कुछ शिप्स जो आवश्यक रूप से डिस्ट्रॉय होंगी। हो सकता है यूरोप की हो।